So, hello everyone. I hope I am audible and visible to all of you guys. एंड जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम कंसोलिडेशन का एक एग्जॉस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज आने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स अभी तक पॉसिबल थे नवंबर 24 एंड मई 25 ऑनवर्ड्स के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दोस्तों 50 से 70 मार्क्स मिनिमम चाहिए और आपने एफआर की क्लासेस नहीं भी करी हैं तो भी आप मेरे रिवीजन वीडियोस 2 बार देखें और उसके बाद लिखकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। ये 2 चीजें कर लें, आपको एफआर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने आपको कई सारे रिवीजन लेक्चर्स भेजे। इसके अलावा आज हम जो मिल रहे हैं दैट इज कंसोलिडेशन। इंड एस 110 के रिलेशन में हम मिल रहे हैं। इंड एस 110 के लिए जो हम मिल रहे हैं, तो मैं इस बैच से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है और ये क्या यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा या सिर्फ लाइव एट जूम ही रहेगा, लाइव एट होम बैच ही रहेगा। मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैच में हम करने क्या वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको पर विजिबल होने लगे। ओके, नाउ द पॉइंट इज नीड टू अंडरस्टैंड हम करने क्या वाले हैं। इस पूरी बैच में कंसेप्ट्स सारे रिवाइज होंगे। किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट के अलावा अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, क्वेश्चंस ऑन स्मॉल कंसेप्ट, इनको भी मैं डिस्कस करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इंड एस 110 पर, कंसोलिडेशन पर, वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे विद इन 1 to 5 days। तो नेक्स्ट 5 days में हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ऑल्दो मैंने मेरी फास्ट ट्रैक बैच में इसे कवर कराया है, रेगुलर बैच में भी कवर कराया है। नाउ दिस इज अ बूस्टर काइंड ऑफ अ बैच जो कि मैं यूट्यूब पर पब्लिक करने वाला हूँ। पूरी बैच आपने कहीं से भी कंसोलिडेशन पढ़ा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं बड़े वाले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मतलब जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अभी नवंबर 20 में आया था, मई 24 में भी फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो आईसीआई के मटेरियल में दिए हुए हैं या आरटीपी में कभी एमटीपी में आए हुए हैं, तो सारे हम डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये जो स्मॉल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो छोटे कंसेप्ट्स हैं, इनमें मैं भी आपको टाइम दूंगा, इसको पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, हमारा पूरा का पूरा जो कवरेज रहेगा दोस्तों, वो रहेगा इंड एस 110, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम में मैंने आपको जैसा बताया, इसका वेटेज 14 मार्क्स का है और इस 14 मार्क्स को हमें ग्रैब करके रखना है। ऑल दो स्टिल चांसेस कम है इसके आने के, बट स्टिल यू नेवर नो। आ गया तो अपन फोड़ देंगे, नहीं आया तो छोटा क्वेश्चन आएगा। यूजुअली क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कंसोलिडेशन का छोटा क्वेश्चन आता है। अगर अगर कंसोलिडेशन का बड़ा क्वेश्चन आता है तो जो पिछले 2 एक अटेम्प्ट देखे गए तो उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन का बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता, हाँ एमसीक्यू जरूर देखा गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मैंने 103 जो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला इंडिया से ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, तो देख सकते। आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करेंगे, हाँ ये मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको याद रहे। सर आईसीएआई स्टडी मटेरियल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आरटीपी प्लस जो मेरा क्वेश्चन बैंक है, सारे क्वेश्चंस जो कॉम्प्रिहेंसिव वाले हैं वो सारे के सारे हम कवर करने, तो डोंट यू वरी अबाउट इट। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो देखा तुरंत उन क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व कर लेना है या वीडियो के बाद सॉल्व कर लेना है, बट सॉल्व जरूर करना। लिख कर सॉल्व नहीं करोगे दोस्तों, इसका फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज अकाउंट्स का पेपर है दोस्तों, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। ओके, चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी आर मूविंग अहेड। अच्छा,
हम कहाँ से रिवीजन करेंगे? मैंने जो अपने हैंड रिटन नोट्स बना के दिए हैं आपको, वो स्टडी मटेरियल आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही बना के दिए थे, तो वो हैंड रिटन नोट्स को ही हम लेके रिवीजन करने वाले हैं। और जो भी बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक के साथ साथ गूगल ड्राइव का रिसोर्स मिल जाएगा, वहां पे हैंड रिटन नोट्स, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ डला हुआ है। आप वहां पे आराम से सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स निकाल सकते हैं। ओके, चलिए मूविंग अहेड। नाउ हम आ रहे हैं कंसोलिडेशन पर, और कंसोलिडेशन के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सीधे सी बात है। हाँ सर, इंडेस आपने इंडेस 111 और इंडेस 28 के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और ज्वाइंट अरेंजमेंट का मैंने कंसेप्चुअल रिवीजन मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे डाल के रखा है। मेरे यूट्यूब के नाम से चैनल है, आप वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी कंसेप्चुअल रिवीजन पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन भी चाहिए विद क्वेश्चंस, वो भी मैं डिस्कस करवा दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट। अभी हमारा पूरा फोकस रहेगा सब्सिडरी वाले पर, दैट इज इंड AS 110 पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, नाउ सबसे पहली बात सर, इंट्रोडक्शन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, मतलब किनके लिए है? ऐसी कंपनीज जिनके लिए क्या बन रहा है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है। अब वो कौन हो सकते हैं, उनकी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहली रिलेशनशिप होती है पेरेंट एंड सब्सिडरी की। पेरेंट एंड सब्सिडरी की रिलेशनशिप मतलब एक कंपनी ए लिमिटेड है और दूसरी कंपनी बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 50% से ज्यादा स्टेक होल्ड करके रखा है, तो कहना ही से बी लिमिटेड का कंट्रोल ए लिमिटेड में चला गया। और अगर ऐसा होता है तो क्या हो गया? ए लिमिटेड आपकी पेरेंट कंपनी बन जाएगी और बी लिमिटेड आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। इस केस पर इस केस में क्या हो जाएगा? आप एक ग्रुप का हिस्सा कहलाओगे, और ये जो सब्सिडरी और पेरेंट कंपनी ये ग्रुप का हिस्सा कहलाएंगे, और ये सारी की सारी बातें इंड AS 110 में फिर इन पर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट कंपनी है, इसको दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। एक तो इसका खुद का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा ग्रुप का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? होल्डिंग कंपनी बनाएगी, जिसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। यहाँ पर इंड AS के हिसाब से उसको पेरेंट कंपनी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, देन दूसरी रिलेशनशिप है इन्वेस्टर एंड एसोसिएट की। सर, इन्वेस्टर एंड एसोसिएट का मतलब कि एक कंपनी ए लिमिटेड है जिसने बी लिमिटेड में 20% से ज्यादा बट 50% तक या उससे कम स्टेक होल्ड करके रखा है। साथ ही साथ कहना इसी, जब 20% से ज्यादा है तो उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी आ गया होगा। तो ऐसे केस में ए लिमिटेड यहाँ पर पेरेंट कंपनी नहीं कहलाएगी, ये ए लिमिटेड क्या कहलाएगी? इन्वेस्टर कंपनी। और जो बी लिमिटेड है, जिसमें स्टेक कितना लेके रखा है ए लिमिटेड ने? ए लिमिटेड ने बी में कितना लेके रखा है? 20% से ज्यादा बट 50 या 50 से कम। तो उस केस में बी लिमिटेड आपकी हो जाएगी एसोसिएट कंपनी। तब भी यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा, और जिस पर इंड AS 28 लगेगा। याद रहेगा? यहां तक कोई समस्या नहीं रही। चलिए, अब अपन आते हैं तीसरी वाली पर। तीसरी रिलेशनशिप है दोस्तों ज्वाइंट अरेंजमेंट। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ज्वाइंटली कैरी कर रहे हैं किसी बिजनेस को, एक तरह से को वेंचरस ही कहलाएंगे। ना यहाँ पर कोई पेरेंट है, ना कोई यहाँ पे एसोसिएट या सब्सिडरी है, यहाँ पर ये कहलाएंगे को वेंचरस। और यहाँ पर इंड AS 111 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो तीन तरीके के इंड AS हैं जो अपने सिलेबस में है। सिलेबस में तो 27 और 112 भी है, हालांकि ये थ्योरेटिकल है, इसलिए अपन ज्यादा इनका डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस 110 पे रहेगा, बिकॉज एग्जाम में हमें ये परेशान। 28 कब एप्लीकेबल होगा? जब एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है एसोसिएट में। 110 कब एप्लीकेबल होगा? जब एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी पर। ज्वाइंट अरेंजमेंट कब एप्लीकेबल होगा? जब दो कंपनी या उससे ज्यादा कंपनियां मिलकर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट सर, व्हाट इज दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी विच, जैसे मैंने आपको बताया था ए लिमिटेड अभी ऊपर एग्जांपल में, वैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ए लिमिटेड के पास मान लीजिए कोई डज नॉट हैव ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी या एसोसिएट, तो वो जो अपना खुद का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी उसको अपन बोलेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ए लिमिटेड के पास है ज्वाइंट वेंचर या सब्सिडरी या एसोसिएट, तो
वो जब अपना खुद का एक स्टेटमेंट बनाएगी उसको अपन बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको एक मिनट डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सर एक है मान लीजिए ए लिमिटेड, और ये ना तो इसकी कोई सब्सिडरी है, ना तो कोई इसकी एसोसिएट है, ना तो कोई इसका ज्वाइंट वेंचरर है, को वेंचरर है। तो जब ये अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जब ये अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो वहां पर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो वहां पे एक तो बनाएगा ये स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल, और दूसरा बनाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये जो चीजें इसने बनाई, इसको अपन इन दोनों को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिमिटेड। और इसी को अपन बोलेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? डन। ये मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, डोंट यू वरी। किसी ने अभी तक ये पढ़ा भी नहीं ना तो भी ये कर लेगा। ये बात यहाँ पे समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन। ये कब था सर? जब सामने वाले के पास ना तो सब्सिडरी थी, ना एसोसिएट, ना कोई ज्वाइंट वेंचर। लेकिन सर सेम केस if A Limited has a subsidiary, A Limited has a joint venture, A Limited has a associate, then in that case जब वो ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो उसको दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। एक, इस केस में ए लिमिटेड को दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। एक तो रहेगा उसका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा उसे बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे ग्रुप के लिए रहेगा, और ये जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्तों, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और नहीं, यही कहलाए। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल और बैलेंस शीट, ये इंडिविजुअली जब इसने ए लिमिटेड ने बनाई तो उसको अपन सब्सिडरी है या ज्वाइंट वेंचर है या मतलब उसके पास ग्रुप है तो उस दौरान बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये कुछ और नहीं, सेम चीज है, बस मैं ये एरो थोड़ा सा सही कर दूं, हाँ, क्या होता है फिर आप परेशान ना हो। ओके, ठीक है, डन विद इट। ओके, और दूसरा ये क्या बनाएंगे जब सब्सिडरी होगी? तो एक ग्रुप के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिस जब आपकी सब्सिडरी एसोसिएट है, ज्वाइंट। ओके, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये यहाँ पे समझ में आ गया, यही चीज मैं बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी विच डज नॉट हैव जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी और एसोसिएट, तो उसको वो जो अपने खुद के फाइनेंशियल्स बनाएगा तो उसको बोलेंगे अपन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। लेकिन ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट है तो उसको जब वो अपने खुद के बनाएगा तो वो उसको बोलेंगे अपन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उस पर एप्लीकेबल कौन सा होता है? इंड AS 27 एप्लीकेबल है। याद रहेगा दोस्तों? ओके, ये नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो वहां पे ड्राइव पे मिल। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी अलोंग विद इट्स ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली सेपरेट इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसकी बात हो रही थी? इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब मैं जो यहाँ पे एक ग्रुप की बात कर रहा था ना, वो सेकंड पॉइंट में दिया। क्या समझो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी अलोंग विद इट्स ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी, मतलब ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि इंफॉर्मेशन ना सिर्फ पेरेंट कंपनी के बारे में बताए, साथ ही साथ ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी या एसोसिएट जो भी उसके ग्रुप में है, वो सारे के सारे ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी दिखाते, उसको उसको हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट। अच्छा, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन एंटिटी के बारे में आनी चाहिए? बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ ग्रुप एज अ होल, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ ग्रुप एज अ होल। ये पूरी बात क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद ही अपन उसके साथ ही अपन बनाते हैं उसको, जब मतलब उसके साथ जो फाइनेंशियल्स बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं? इंड AS 28, 110 और 111। 28 कब? जब एक पेरेंट और एसोसिएट, सॉरी इन्वेस्टर और एसोसिएट है। 110 कब? जब पेरेंट और सब्सिडरी है। 111 कब? जब को वेंचरर्स है, दो को वेंचरर्स।
ठीक है। अच्छा, फ्रेमवर्क फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब जब पेरेंट एंड सब्सिडरी होगी तो हम फुल कंसोलिडेशन मेथड फॉलो करते हैं, और कौन से इंडियस के हिसाब से, एज पर इंडियस 110। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर एंड एसोसिएट्स के बारे में, तो यहाँ पर इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन हम फॉलो करते हैं एज पर इंडियस 28, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी नहीं होती, एसोसिएट कंपनी। ज्वाइंट अरेंजमेंट के केस में यहाँ पे पार्शियल कंसोलिडेशन मेथड यूज करते हैं एज पर इंडियस 111। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं इंडियस 110 पर, कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी। इसको यहाँ पे हमें कौन सा इंडियस में मेथड सीखना है, फुल कंसोलिडेशन मेथड सीखना। फुल कंसोलिडेशन मेथड अब हम सीखेंगे, जो पूरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सब्सिडी के बारे में डिस्कशन रहेगा। ये बात समझ में? अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। फुल कंसोलिडेशन मेथड क्या होता है दोस्तों? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर फुल कंसोलिडेशन मेथड शुड बी प्रिपेयर्ड इफ इक्विटी होल्डिंग इज मोर देन 50% प्लस कंट्रोल शुड एग्जिस्ट। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो जब हम कंट्रोल की बात करेंगे तो कंट्रोल की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? मैंने आपको 103 पढ़ाया, तो वहां पे बताया हुआ था कि कंट्रोल की डेफिनेशन 110 में दी हुई है। तो कंट्रोल की डेफिनेशन 110 में दी हुई है, वो क्या बोलती है समझना। कंट्रोल के बारे में जब बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होल्डिंग की बात नहीं होगी, यहाँ पे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी इंक्लूड होंगे। पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आज तो इक्विटी शेयर नहीं है, लेकिन आगे जाके ये इक्विटी शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? डन? ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ कंट्रोल इंक्लूड्स पावर ओवर इन्वेस्टी, है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एक एचडी लिमिटेड है, दूसरा अंकेश लिमिटेड है। एचडी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया 65% ऑफ द इक्विटी। तो कहना है इसी जो 65% इक्विटी अंकेश प्राइवेट लिमिटेड की जैसे ही एक्वायर करी एचडी लिमिटेड ने, कहना इसे वहां पे पावर आ गया अंकेश लिमिटेड पर, एचडी लिमिटेड का पावर आ गया यहाँ पर इस कंपनी पर, और कहना इसे ये कंपनी क्या हो गई, सब्सिडरी। तो अंकेश प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी, और ये इस पर पावर किसका आ गया, एचडी लिमिटेड का। ओके, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, है ना, एबिलिटी टू यूज और पावर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टी, वहां पे अपना पावर भी एक्सरसाइज कर सकते हो, वगैरह वगैरह काफी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है दोस्तों, एग्जम्पशंस फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है सीएफ पर। कौन कौन सी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने हैं? सबसे पहला रूल है कि अगर पेरेंट इज a subsidiary of another entity and its owners are informed and they don't object for non presentation of financial statement। मतलब मान के चलना कि एक एचडी लिमिटेड है जो कि पेरेंट है हर्ष लिमिटेड की। एचडी लिमिटेड इज अ पेरेंट ऑफ हर्ष लिमिटेड एंड हर्ष लिमिटेड इज अ पेरेंट ऑफ संस्कार लिमिटेड। तो कहना इसे जो ये यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से समझना। एक है कंपनी एचडी लिमिटेड, ठीक है, एचडी लिमिटेड क्या है, पेरेंट है किसकी, हर्ष लिमिटेड। और हर्ष लिमिटेड पेरेंट किसकी है, संस्कार लिमिटेड। तो रूल नंबर 1 पता क्या बोलता है कि ये जो हर्ष लिमिटेड है ना, अगर इसके शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म है, ओनर्स को इन्फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं करते, तो ये हर्ष लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एचडी लिमिटेड तो बना ही रहा है ना, बिकॉज अल्टीमेट होल्डिंग यहाँ पे कौन है, एचडी लिमिटेड। अब एचडी लिमिटेड किसकी होल्डिंग है, हर्ष लिमिटेड की। हर्ष लिमिटेड किसकी होल्डिंग है, संस्कार लिमिटेड की। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों को बनाना पड़ेगा। बट एग्जाम्पशन का रूल क्या बोलता है कि पेरेंट इज अ सब्सिडरी ऑफ, पेरेंट किसकी सब्सिडरी। तो यहाँ पे क्या था, पेरेंट इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी एंड पेरेंट जो कि सब्सिडरी है किसी और एंटिटी की। अब पेरेंट कौन है यहाँ पे, हर्ष लिमिटेड, एचडी लिमिटेड की सब्सिडरी है, और उसके जो ओनर्स हैं वो इन्फॉर्म्ड है, और वो ऑब्जेक्ट, ओनर्स कौन, मेंबर्स ऑब्जेक्ट नहीं कर, दे डोंट ऑब्जेक्ट फॉर नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस केस में हर्ष लिमिटेड में बी एग्जाम फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिक्योरिटीज ऑफ पेरेंट। अब यहीं पे हर्ष लिमिटेड को और कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी एग्जाम्पशन के लिए,
तो सिक्योरिटी ऑफ पेरेंट आर नीदर लिस्टेड नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन और आउटसाइड इंडिया। हाँ भैया, लिस्टेड एंटिटी नहीं होनी चाहिए, अगर लिस्टेड है तो भैया एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं। सिक्योरिटीज ऑफ पेरेंट नीदर लिस्टेड इन इंडिया नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब दोनों चीजें। लिस्टिंग तो या तो इंडिया या बाहर कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, इन और आउटसाइड दोनों, प्लस इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए आपकी कंपनी। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ओके। तीसरी बात है, इट्स अल्टीमेट और इमीडिएट पेरेंट इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइलिंग इट विद द आरओसी। एक और शर्त है, एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब हर्ष लिमिटेड, हाँ बोलो, ये जो एचडी है ना, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है एज पर द रेलेवेंट इंडियस। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन फुलफिल हो रही, ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी, तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। इज दैट क्लियर? ये रूल्स हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आने के चांसेस है, ये अपन ने इसको कम कर लिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ लास्ट, ये इंडियस का रूल है, पेरेंट इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी एंड अकाउंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, accounts for investment in subsidiary is followed under fair value through profit और loss method। मतलब यहाँ पर जो आपकी होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, मतलब आप एक होल्डिंग कंपनी हो ना, हर्ष लिमिटेड क्या कर रहा है, हर्ष लिमिटेड अपनी सब्सिडरीज में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अकाउंटिंग उसकी एफबीटीपीएल मेथड से कर रहा है। एफबीटीपीएल मेथड से कर रहा है, इसका मतलब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कर रहा है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, जो कि कंसोलिडेशन उसका मेन पर्पस नहीं है, उसका पर्पस है कि आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा, तभी वो एफबीटीपीएल मेथड यूज कर रही है। तो ऐसी कोई कंपनी जो होल्डिंग है और वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट्स की कैसे कर रही है, एफबीटीपीएल से कर रही है, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले इंडेक्स को फॉलो कर रही है। फिर आप समझ के चलना कि इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरेंट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी और वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फटाफट से रिकैप करेंगे, पेरेंट इज सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी एंड इट्स ओनर्स डू नॉट ऑब्जेक्ट फॉर नॉन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा क्या था, सिक्योरिटीज नीदर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन और आउटसाइड इंडिया, एंड अल्टीमेट होल्डिंग है वो सीएफएस बना रही है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल इंडियस, और साथ ही साथ आप खुद एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो। ये तीन अलग है, और इसके अलावा एक चौथा रूल ये है कि आप अगर एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी और आप अकाउंट कर रहे हो एफबीटीपीएल से, तो आपको भी कंसोलिडेटेड, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ ये इतना ड्रामा करने के बाद अब हम आते हैं अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के प्रिंसिपल्स पर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर ये जो क्वेश्चंस है ये कहाँ से मिलेंगे, तो मेरी ड्राइव में आप जाओगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ड्राइव है उसमें आपको ऐसे कंसोल प्रैक्टिस शीट के नाम से एक फोल्डर दिखेगा, वहां पे ऐसे कंसोलिडेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपकी, ठीक है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कंसोलिडेशन होता कैसे है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें समझते चलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई साहब, पहली बात, दो कंपनीज की बैलेंस शीट दी है, एक है बैलेंस शीट ऑफ एचडी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023 और यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ डॉक्टर लिमिटेड गिवन ऑन 31 मार्च 2023। क्या दिया है बैलेंस शीट में, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पिंक से हाईलाइटेड है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023 कितने, 700 रुपए, ठीक है। इसके बदले में डॉक्टर लिमिटेड का 100% कंट्रोल ओवर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आ जाता है किसके पास, एचडी लिमिटेड, ठीक है। करंट एसेट्स हैं आपके, करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे ये डॉक्टर लिमिटेड की डेफिनेशन सॉरी बैलेंस शीट दी हुई है, ये सारे फिगर्स दिए हुए हैं। अब इसने बोला है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अपने को रिवीजन करना है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो अपन एक एक कंसेप्ट वाले, जैसा मैंने आपको बताया ना, स्मॉल कंसेप्ट पे हम जो क्वेश्चंस है उनको जल्दी जल्दी देखेंगे, और जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है उनको लिख के सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। ट्राई करेंगे एक एक क्वेश्चन को हम लिख के सॉल्व करें, लिख नहीं पाए तो बेसिक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जो फाइन पॉइंट है जहां पे हम गलती कर सकते हैं उसको हम अच्छे से समझ लेंगे, और जो छोटी छोटी चीजें उनको जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, बस टाइम कम है और हमें एग्जाम नवंबर में ही। चलिए ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एचडी लिमिटेड कौन हो गया, पेरेंट हो गया, डॉक्टर लिमिटेड कौन हो गया, सब्सिडरी हो गया।
सब्सिडरी का कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? पेरेंट के हाथ में। कितने रुपए इसने इन्वेस्ट करे? 700 रुपए का। ठीक है, तो कंट्रोल जैसे ही आ गया तो कहना इसे नेट असेट्स टेकन ओवर ऑफ डॉक्टर लिमिटेड भी किसके हो जाएंगे? सारे एचडी के हो जाएंगे। तो नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी अपने को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे असेट्स कौन से किसके हो गए? एचडी लिमिटेड के, पेरेंट के हो गए। सारे के सारे लाइबिलिटीज भी किसकी हो गई? एचडी की हो गई, पेरेंट कंपनी की होगी। तो अब डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस डेट पे खरीदा, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 31 मार्च 2023। इट इज नथिंग बट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमें नेट एसेट्स निकालने पड़ेंगे किसके? सब्सिडरी के। क्यों? क्योंकि हमने 700 रुपए दिए, बदले में हमें 100% कंट्रोल तो मिला, और साथ ही साथ जो असेट्स और लायबिलिटी मिले उनका वैल्यूएशन क्या है। तो याद रखना, दो तरीके होते हैं नेट असेट्स को निकालने के। एक होता है लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा होता है असेट पॉइंट ऑफ व्यू। हमें हमेशा प्रेफर करना है लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलवेज एंड ऑलवेज वी हैव टू प्रेफर व्हाट? लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मैं दोनों आपको समझा दे रहा हूं। देखो, नेट असेट्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड, डॉक्टर लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2013। लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है तो लायबिलिटी जरा देखो बैलेंस शीट में कितनी है। 600 रुपए की कैपिटल है, और रिटेन्ड अर्निंग 700 रुपए, मतलब रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट्स, ये कितने आ गए? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग 100, टोटल कितना हो गया नेट एसेट्स? 700। दैट्स इट। असेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना तो भी यही आएगा। कैसे? देखो, 700 के क्या है आपके पास? नॉन करेंट एसेट्स। 500 के करेंट एसेट्स। जरा टोटल करना, हो गए 1200। इसमें क्या टोटल करना है? ये गिवन है बेटा। 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस जिन्होंने इसके लिए भी कैलकुलेटर उठाया। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये हो गए आपके 1200 और लेस करेंट लायबिलिटी, तो 1200 लेस 500 कितना हो गया? 700 अगेन। यहां भी देखो 700 आपका नेट एसेट्स आ गया। हमें आंसर सेम ही आएगा दोनों तरीके, चाहे आप लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो, चाहे आप असेट पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो। हर क्वेश्चन में अपने को निकालना पड़ेगा, बट वी विल ऑलवेज प्रेफर व्हाट? लायबिलिटी पॉइंट। ओके, तो सिंस इन्वेस्टमेंट इन डॉक्टर लिमिटेड दैट इज सब्सिडरी गिव्स 100% कंट्रोल ओवर नेट एसेट्स ऑफ डॉक्टर लिमिटेड। जैसे ही इन्वेस्टमेंट किया डॉक्टर लिमिटेड पे तो सारा का सारा 100% कंट्रोल नेट एसेट्स पे आ जाएगा डॉक्टर लिमिटेड की। अच्छा, तो इसका मतलब जब हम कंसोलिडेशन बनाएंगे ग्रुप का, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वहां पर ग्रुप का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो किसके नाम पे बनेगा? एचडी लिमिटेड। एचडी लिमिटेड के नाम से बनेगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, अभी स्क्रीन दिख रही होगी। ओके, मैं आपको क्या बता रहा था? ये रूल बता रहा था कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट किया 100% इन्वेस्टमेंट इन डॉक्टर लिमिटेड, दैट इज 100, जैसे ही इन्वेस्टमेंट हुआ, होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट किया सब्सिडरी पर, और कितना? 100% कंट्रोल आया। तो जितने परसेंट कंट्रोल आ गया उतने ही परसेंट नेट एसेट्स पे सब्सिडरी के कंट्रोल आ जाएगा। कौन सा? होल्डिंग के पास कंट्रोल आ जाएगा। और जब वो क्या बनाएंगे? एचडी लिमिटेड जब अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा ना, तो एचडी लिमिटेड क्या करेगा? वहां पर सब कुछ सेम लेगा, सारी चीजें, बस ये चीज को डी रिकॉग्नाइज कर देगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको डी रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर जो असेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर ले। कैसे? तो सबसे पहला थंब रूल, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा कंसोलिडेशन में होता है दोस्तों, कि डी रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी एंड रिकॉग्नाइज नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी। इन डी रिकॉग्नाइज कर दो क्या? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड रिकॉग्नाइज व्हाट? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। मींस ऑटोमेटिकली जैसे ही डी रिकॉग्निशन करोगे, therefore de-recognize the investment in Dr. Limited means automatically it is recognition of net assets of Dr. Limited in consolidated financial statement. एंट्री क्या होगी ये मैं आपको समझाता हूं। एंट्री आपको बहुत आसानी से ये एंट्री में आपको दिखा देता हूं, 2 सेकंड। एंट्री आप देखो, एंट्री क्या होगी? एंट्री सिंपल हो जाएगी आपकी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। क्यों नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी? मतलब आप सारे के सारे असेट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और असेट का बैलेंस क्या होता है दोस्तों? डेबिट बैलेंस होता है, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। असेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी दैट इज डॉक्टर लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ये भी तो असेट है, और असेट को अगर अपन हटा रहे हो, हम क्या करने जा रहे हैं? डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक से हटा रहे हैं। तो बुक्स से जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब असेट को हटाएंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और रिकॉग्नाइज करेंगे नेट असेट्स को तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट
ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई जनरल एंट्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये तो क्या हो गई जनरल एंट्री ऑफ कंसोलिडेशन। अब अपन क्या करेंगे इसके आगे, इसके आगे अपन देखेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इसका इंपैक्ट कैसे आएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट से हम इसके इंपैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन पेरेंट बुक्स, दैट इज इन द अबव केस इन द बुक्स ऑफ एचडी लिमिटेड। एचडी लिमिटेड की बुक्स में कैसे आएगा, बिकॉज इट शोज दोज असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन विच एचडी लिमिटेड दैट इज द पेरेंट हैज कंट्रोल। मतलब अब ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी ना, इसमें एचडी लिमिटेड के पास कंट्रोल है, तो एचडी लिमिटेड की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी उसमें सब्सिडरी के वो असेट्स और लायबिलिटीज भी आएंगे जिसपे उसका कंट्रोल है। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल पेरेंट का ही आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ था पेरेंट का 1000, सेम आ गया 1000। ठीक है, ये आपका 1000 ही आ गया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग आपकी 500 गिवन है वहां पे होल्डिंग कंपनी की, वो 500 सेम आ गई। यहां पर करंट लायबिलिटी आप देखोगे तो पेरेंट प्लस सब्सिडरी, पेरेंट प्लस सब्सिडरी, पेरेंट की 700 है और सब्सिडरी की 500 है, ये बात समझ के रखना। पेरेंट की 700 है और सब्सिडरी की 500, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों। नॉन करेंट एसेट्स भी यहाँ पे पेरेंट और सब्सिडरी के इकट्ठे आ रहे हैं।